हमारे एनिमल फैट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। मैंने शुरू में बोला था आपको, बराबर है ना। टाइप 2 के लिए जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस ये जिम्मेदार है। टाइप 1 के लिए ऑटोइम्यून सिस्टम जो है वो काम करती है। ऑटोइम्यून सिस्टम किस तरीके से काम कर रही है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारे अगेंस्ट में कैसे काम कर रही है, बराबर है। जैसे हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस आता है अभी, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे ब्लड में हो जाता है, तो इमीडिएट हमारा बॉडी में जो एक सिक्योरिटी सिस्टम बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमें अंदर से जो है वो ठीक ठाक करना चालू कर देता है, बराबर। अब वो इम्यूनिटी सिस्टम ने क्या देख लिया है कि भाई ऐसा एक फॉरेन पार्टिकल जो है मेरे बॉडी में आया हुआ है, उसके लिए तो ये फॉरेन पार्टिकल है। छोटे बच्चे में जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम वैसे भी बहुत वीक होता है, बराबर है ना। उसने देखा कि भाई ये आतंकवादी जो है फॉरेन एनिमल जो है पार्ट जो है मेरे बॉडी में आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इमीडिएट हमारे जो थ्रोम्बोसेल्स होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, टी टाइप के जो सेल्स होते हैं, उसको ये मैसेज करेगा कि ये भाई कुछ बाहर का ऑर्गन है, बाहर से आया हुआ है बॉडी में, इसको तुरंत खत्म कर देना है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे अभी चंद्रपुर है, परसों के दिन आपने देखा होगा बहुत सिक्योरिटी सिस्टम टाइट था, लेकिन कुछ मोर्चे वगैरह था, उसकी वजह से वो सिक्योरिटी सिस्टम जो है रैपिड एक्शन फोर्स एंड फलाना फलाना सब वहां पे आए थे, बराबर है। लेकिन उसी जगह पे अगर इंटेलिजेंस के माध्यम से एक अगर रिपोर्ट होता कि पाकिस्तान से कोई लश्कर ए तोयबा का बहुत बड़ा टेररिस्ट चंद्रपुर में घुस आया है, बराबर, और बहुत बड़ा कांड करने की तैयारी में है, और उसका शक्ल सूरत ऐसा ऐसा है, उसका फोटो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में आया हुआ है, बराबर। तो क्या वो सिक्योरिटी सिस्टम जो अभी चंद्रपुर में जो लगा हुआ है, यानी हमारा पुलिस वाला भाई जो है डंडा लेके बैठा हुआ है, सिटी लेके बैठा हुआ है, वो आगे आएगा या फिर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और रैपिड एक्शन फोर्सेस आगे आ जाएंगे? सारी बात है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ वगैरह उस तरीके का सिस्टम जो यहाँ पे अपना कब्जा कर लेंगे। यानी हमारा जो शहर का जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो पहले कौन था, पुलिस था, अभी कौन आ गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गया, बराबर है। किसको खत्म करने के लिए, वो जो एक टेररिस्ट आया उसको खत्म करने के लिए, बराबर है। अब उसको खत्म करने के लिए क्या उसका आधार कार्ड पूछेंगे हम लोग, उसको ऑर्डर क्या रहेगा, शूट एट साइट, देखते ही खत्म करो, बराबर। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी वही मैसेज जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को कि आप देखते ही इसको खत्म करो, बराबर है। इसलिए जहां जहां वायरस बैक्टीरिया मिल रहा है उसको क्या कर रहा है, वो खाते जा रहा है, बराबर। दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज, बराबर है ना। अभी कोविड में लोगों के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो रहा है, बराबर है ना। एंटीबॉडीज मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर वायरस को खाने वाला जो मटेरियल है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से जो थ्रोम्बोसेल जो बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज, बराबर। वो एंटीबॉडी किसके ऊपर अटैक कर रही है, एनिमल फैट के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वैसी ही शक्ल सूरत के 3 लोग दिख जाए तो बराबर है। वही 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 ऑटोइम्यून डिसीज कि इसको मारने के चक्कर में वो छोटे बच्चे के शरीर में वो जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका, उसके बॉडी में के बीटा सेल्स और इंसुलिन उसको भी खत्म कर देता है, क्योंकि उसको लेना देना नहीं उससे कुछ, उसको पिक्चर दी गई थी ये टेररिस्ट है, इसको खत्म करो, बराबर। और जितने भी उस टाइप के जो है वो आइटम उसको दिखते गए, उसको जाके उसने खत्म कर दिया। और इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे का पैनक्रियास खत्म हो जाता है, वहां पे उसका पैनक्रियास खत्म हो गया। अभी इंसुलिन जनरेट करने वाला जो डिवाइस है उसके बॉडी में से वो खत्म हो गया है, उसको ट्रांसप्लांट भी करेंगे फिर भी उसके बॉडी का जो है सिस्टम वो डेवलप हो चुका है। इसलिए पैनक्रियास टाइप 1 में जो है वो ट्रांसप्लांट करके भी उसका इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिसीज में उसका बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन वही उसको वो जो पीरियड था 1 से 1.5 साल का, उसके बीच में अगर हमने उसको वो दूध नहीं पिलाया होता, तो वो एनिमल फैट उसके बॉडी में नहीं डाला होता, तो वो नहीं हो रहा है। और मैक्सिमम ये होने के पीछे का जो कारण है, जो हम लोग जो पहले देसी गाय का जो दूध पीते थे ना, जे आपल्याकडे आता 2.5 लिटर 3 लिटर 4 लिटर दूध देणाऱ्या गायी होत्या, ज्या गायीला कुबड होतं, बरोबर आहे ना. आता ते आहेत काय ग्रामीण भागामध्ये, नाही तर होतच म्हणायला लागते, कारण आता तो तुम्हाला जर्सी आणि हॉस्टिनच पाहायला भेटते. म्हणजे गावातल्या लोकांनी पण त्याला जे आहे ते
हायब्रिडायझेशन करून त्याला संपवून टाकलं दुधात उत्पन्न वाढवण्यासाठी, बराबर है ना। जनरली ये जो जर्सी और ये हॉस्टियन वगैरह ये जो जिसको हम लोग काऊ बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली काऊ नहीं है, काऊ नहीं है। ज्या गाईला कुबड असतं ती गाय आणि जिचं पाठीवर जे आहे फ्लॅट आहे ती गाय नाही। आपली चूक कुठं होत आहे, जर आपल्या पोराला घेऊन आपण ताडोबात गेलो ना आणि त्याला तुम्ही हरिण दाखवलं, बारसिंगा दाखवलं, चितळ दाखवलं, सांबर दाखवलं, चौसिंगा दाखवलं, तर तो काय म्हणल, पप्पा हरण। सगळ्याला काय म्हणल तो, हरण। मग गायीसारखे दिसणाऱ्या सगळ्या प्राण्याला आम्ही काय म्हणतो, गाय, बराबर ना। लेकिन हम लोग कहीं तो भी वो गलती कर रहे हैं। उसके दूध का जो टाइप है वो अलग अलग है। A1 और A2 टाइप दूध जो है वो आप गूगल पे डाल के सर्च करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो है अभी A1 टाइप का दूध पी रहे हैं। A1 टाइप का मतलब सबसे बेस्ट नहीं है, सबसे घटिया है। A2 टाइप जो है ये सबसे बढ़िया दूध है, लेकिन वो दूध जो है, दूध हमने पीना ही नहीं चाहिए, बराबर ना। हम कुछ लोग बोल रहे थे कैल्शियम के लिए, भाई हाथी कौन से गाय का दूध पी रहा है, वो गेंडा सबसे मजबूत हड्डी वाला प्राणी कौन से गाय का दूध पी रहा है, कौन से रामू की गाय का दूध लगाया उसको, नहीं है, बराबर है ना। वो तो घास फूसी खा रहा है ना, हरी घास खा रहा है ना। मतलब हमको भी क्या दिया था नेचर ने खाने के लिए, हमने सिस्टम को चेंज कर दिया, बराबर है ना। आप सिर्फ 7 डेज के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दो, आपका शुगर लेवल जो 30 से 50% नीचे आ गया। मतलब 50% का सोल्यूशन आपको कहां पे मिल रहा है अभी, एनिमल फूड में। भाई नहीं खाएंगे तो हम लोग मरने वाले नहीं है। एनिमल फूड से हमको क्या मिलने वाला है, एनिमल फूड के जो दुष्परिणाम है, ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं लेक्चर करने जाऊंगा तो 3 घंटा आपको सेपरेट बैठना पड़ेगा उसके लिए। मैं उतना समय आपका लेना नहीं चाहता हूं, बराबर है ना। तो एनिमल फूड तो हम लोग बंद कर सकते हैं। पहला रीजन सॉल्व हो जाएगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा वो, क्यों तो आपके जो सेल्स है अभी 3 दिन तक जो है अभी आप खा रहे हो कंटिन्यू, बराबर है ना। तो अगले 3 दिन तक तो वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नए जो सेल्स है बाकी के जो बचे हुए हैं वो तो प्रॉपरली काम कर पाएंगे ना, वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा ना। 3 दिन के बाद में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो है एसिडिफिकेशन ऑफ बॉडी। अब ये एसिडिफिकेशन कहां से हो रहा है, भाई मैं फूड खा रहा हूं एसिडिक खा रहा हूं, वाटर ले रहा हूं एसिडिक ले रहा हूं, बराबर। तो जाहिर सी बात है जो पीएच बैलेंसिंग का जो पार्ट हमने देखा था उसके वजह से जो है हमारे बॉडी का एसिडिफिकेशन हो रहा है। और एसिडिफिकेशन में सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है माइनर इन्फ्लेमेशन। हमारे शरीर के अंदर में जो है बहुत छोटे लेवल से सूजन आना अंदर से जो है वो चालू रहता है, बराबर है। एसिड दोस्तों बाहर से गिरे या शरीर में ब्लड में बढ़े, एसिड का काम है इन्फ्लेमेशन करना, सूजन जलन, ये जो है एसिड का बेसिक गुणधर्म है। और जैसे ही वो एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा मेरी बॉडी के माध्यम से तो ब्लड में जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। भाई ब्लड में बढ़ रहा है तो मेरे सेल्स के ऊपर ये स्वेलिंग आएगा। कभी कभी देखिए आपके मुंह के ऊपर एलर्जी होने के बाद में, स्वेलिंग आने के बाद में कभी कभी मुंह भी नहीं खुल पाता है हमारा प्रॉपरली, हम लोग सही तरीके से खा भी नहीं पाते हैं, बराबर है ना। तो उस कंडीशन में भी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का जो है प्रकार बढ़ता है। तो एसिडिफिकेशन का सिंपल सॉल्यूशन है अल्कलाइजेशन। और वो तो मेरे ख्याल से मैंने आपको डाइट के माध्यम से फूड और वाटर कैसे अल्कलाइन में चेंज करके जो है हम लोग उसको रिवर्स लाइफस्टाइल में लेके जा सकते हैं। जो अभी एसिडिक लाइफस्टाइल से जा रहे हैं तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन हो रहा है, भाई अल्कलाइन में जाएंगे तो एसिडिफिकेशन होने का कोई चांस बनता ही नहीं है, बराबर है ना। और वैसे भी जो है नो डिसीज कैन लिव इन अल्कलाइन बॉडी, अल्कलाइन की तरफ ही हमको जाना पड़ेगा। तो एसिडिक लाइफस्टाइल को चेंज करके हम लोग अल्कलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो सिंपली है कि आपको एसिडिफिकेशन का भी जो सोल्यूशन है वो प्रॉपरली मिल जाएगा, बराबर ना। अब फूड एंड वाटर में कैसे चेंज करना है, फूड में अगर चेंज करना है तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, भाई देखो मैं जो अभी कुक फूड खा रहा हूँ ना, अभी अपने आपको पूछो आप हरा ताजा कच्चा आपने कब खाया था, अगर 5 सेकंड लग गया तो कम से कम 2 साल पीछे चले गए हम लोग। इतना सुपर कंप्यूटर माइंड है हमारा। 5 सेकंड में हमारा जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर का है, 2 साल पीछे चले गए हम लोग,
बराबर है। अगर पिछले कई साल में अगर हमने हरा ताजा कच्चा अनाज नहीं खाया हुआ है, वो सब्जियां नहीं खाई हुई है, तो हमने बॉडी को क्या दिया हुआ अभी तक, बराबर है। लेकिन अभी हम लोग जो है थोड़ा चेंज करेंगे, हमारा डाइट पैटर्न चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग स्प्राउटेड आइटम ले सकते हैं, अंकुरित कडधान्य, मूंग है, मटकी है, चना है, बराबर है ना। इसको अंकुरित करिए, इसको अंकुरित करके जो है थोड़ा चटपटा भी बना सकते हैं हम लोग। इसको चटपटा किस तरीके से भाई, उसमें थोड़ा सा अनार डाल दीजिए, थोड़ा सा अखरोट और आपके जो बादाम जो है भिगा के रात में रखिए, सुबह क्रश करके उसके अंदर डाल दीजिए। कुछ एप्पल्स के टुकड़े हैं तो वहां पे डाल दीजिए, या फिर पपई है तो वो डाल दीजिए टुकड़े करके, थोड़ा ककड़ी है, टमाटो है, प्याज है, ये डालिए उसको। जैसे हम लोग भेल खाते हैं ना, भेल चाट बना के जो खाते हैं, चटपटा बड़ा अच्छा लगता है, बराबर है ना। अलग अलग दिन हम लोग अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली हरा ताजा कच्चा, वहां पे कुकिंग किया वो कुछ भी आइटम नहीं है, थोड़ा समय लगता है खाने के लिए, चबा चबा के आपको खाना पड़ेगा, बराबर है ना। और वो आइटम जितना आप लोग चबा के खाओगे उतना सालिवा उसके अंदर में जो है वो हमारा ऐड होगा, और ये सालिवा जो है सबसे ज्यादा अल्कलाइन होता है। लाड जे असते ना, ती लाड अल्कलाइन असतं, आणि ती त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण असं म्हटलं जातं की 32 वेळा चावून खायला पाहिजे, और हमारा कैसा है, बस खा लिए और उसको निगल लिए, बरोबर आहे ना. तर ह्या ज्या वस्तू ज्या रियल प्रॉपर सिस्टम मध्ये जे खायचे आहे ना, ते चावूनच खावं लागणार आहेत आपल्याला, चबा के ही खाना पड़ेगा उसको, बराबर है ना. तो थोड़ा स्प्राउटेड आइटम, उसको टेस्टी बनाने के तरीके मेरे पास में बहुत सारे हैं, वो आपको मैं बता दूंगा लगे तो, बराबर है. दूसरी चीज है, हम लोग खाने में सलाड्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं. मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बोलता हूं भैया 2 प्लेट बनाना, आप भी जो है हमेशा 2 प्लेट बनाइए. पहला प्लेट बनाइए आपका सलाद का, गाजर, ककड़ी, मूली, बीट, बराबर है ना. आपको जो जो पसंद है खाने में, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, जो भी आइटम सबको अच्छा लगता है. हरी सब्जियों में मेथी की सब्जी बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, कोथिंबीर सांबार जो होता है वो कंज्यूम करते हैं लोग, बराबर ना. अलग अलग सब्जियां खाते हैं लोग. तो जो भी आइटम्स आपको पसंद है, नवरगोल, बीट वगैरह, वो सब आइटम जो है वो, अब एक साथ तो इतना सारा आइटम नहीं मिलेगा भाई. आज मैंने 2-4 आइटम ले लिए, कल मैंने और एक आधा आइटम चेंज कर दिया, दूसरा आइटम ले लिया. सलाद की पहले एक प्लेट बनाइए, बराबर है. और सलाद की प्लेट जो है पहले खाइए. गाजर, काकड़ी, मूली, बीट वगैरह ये सब खाने में हमको अच्छा लगता है, बराबर है ना. काला नमक डालिए या फिर आप ऐसे ही खाइए उसको तो भी अच्छा लगेगा. तो वो सलाद की प्लेट पहले खाने के बाद में क्या हो जाएगा, अगर आपकी भूख 4 रोटी वाली है तो आप 4 रोटी खा पाओगे क्या? वहां पे आप 2 रोटी पे आ जाओगे भाई. 2 रोटी पे आ गए मतलब 50% एसिडिक फूड आपका कट ऑफ कर दिया आपने. सुबह का जो नाश्ता था, रवा, पोहा, मैदा, इडली, डोसा वगैरह ये सब जो चल रहा था, उसके जगह पे आप स्प्राउट पे आ गए, बराबर है. खाने में आपने थोड़े से सलाड्स बढ़ा दिए, वहां पे अल्कलाइन साइड में आप चले गए, बराबर है. मैंने कुछ जूसेस जो है, ग्रीन जूसेस, इसको हम लोग स्मूदी बोलते हैं, वो ग्रीन स्मूदी जो है एक ऐसा लाइफ सेविंग जूस बनाया हुआ है जो खास करके मेरा जो एक स्टडी है एंजाइम के ऊपर, बराबर है. जो एंजाइम हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है मैं अलग प्रोग्राम में आपको बताऊंगा लगे तो. लेकिन वो जो एंजाइम है, वो एंजाइम्स कैसे हम लोग अपने बॉडी के इंप्रूव करके जो है उसको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बराबर है. तो एक ग्रीन जूस की रेसिपी मैंने आपको यहाँ पे जो है वो सिखाएंगे भी हम लोग आपको थोड़ी देर में यहाँ पे, और वो पीने के लिए भी देंगे आपको कि भाई वो किस तरीके से आप जो है उसको टेस्टी बना सकते हो. अभी बहुत सारे आइटम तो एक साथ नहीं खा सकता हूँ मैं, तो एक ग्रीन जूस में कुछ फल है, कुछ सब्जियां है, कुछ हर्ब्स है, बराबर ना. इसका कॉम्बिनेशन करके हम लोग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पे देंगे कि जिसके माध्यम से आप घर पे ही जो है वो जूस बना सकोगे. उसको मार्केट से कहीं से लेना नहीं है, आपके किचन में ही सारा सामान पड़ा हुआ है. तरीका सिर्फ मैं आपको चेंज करके दूंगा कि भाई इसको मेरे बॉडी को कैसे देना है. तो यानी आपकी बॉडी जो है फास्ट एसिडिफिकेशन से निकल के जो है वो अल्कलाइजेशन की साइड में जाना शुरू हो जाएंगी. थर्ड इज डिहाइड्रेशन. तो वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, डिहाइड्रेशन. अब आप बोलोगे कि भाई डिहाइड्रेशन और डायबिटीज इसका क्या संबंध है? सबसे बड़ा संबंध है डिहाइड्रेशन, बराबर है. अब डिहाइड्रेशन के बारे में हमारी सोच क्या बनी हुई मालूम है क्या, कि भाई
समझो किसी को गैस्ट्रोकैलोरा डायरिया हो गया, लूज मोशन वोमिटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, या 50 डिग्री सेल्सियस में बाहर घूम रहा हूँ, पसीने से बॉडी में से पानी लूज हो रहा है, तो मैं डिहाइड्रेशन का पेशेंट हो रहा हूँ। लेकिन आज मैं जो पानी पी रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन का, सबसे बड़ा कारण है। और ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो निकाली थी कि क्लस्टर उसका जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, पानी के साथ में जो केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है ना, उसकी वजह से क्लस्टर बढ़ते जा रहा है। और इसको चेक करने के लिए सिंपल हम लोग जो है एक प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए मेरे पास में ऐसे दो जो है टी बैग्स हैं, बराबर है। अभी ये जो टी बैग है, ये टी बैग एक फिल्टर पेपर में रखा हुआ चाय है। अब ये फिल्टर पेपर को जो है बहुत बारीक 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 छेद है। अब ये छेद को जो है हम लोग अगर गिनेंगे तो ये छेद जो है 0.005 माइक्रोन्स मध्ये मोजले जाते हैं, इतने माइक्रो होते हैं, बराबर है, कितने हैं 0.005 माइक्रोन्स। लेकिन हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स या फिर हमारा हीमोग्लोबिन, इसका अगर गेज देखेंगे हम लोग तो वो है 0.0001 माइक्रोन्स, यानी इसके तुलना में 50 टाइम ये जो है ये पतला है। कौन? हमारा हीमोग्लोबिन या हमारा जो है नेफ्रॉन्स के जो जाली होती है जहां से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है या पानी जो बॉडी में जाता है, वो जो है वो सिस्टम। अभी हम लोग उतना पतला तो सिस्टम नहीं ला पाएंगे, बराबर है, लेकिन इससे 50 गुना मोटा सिस्टम तो अपने पास में है, वो फिल्टर पेपर है, मेश है अपने पास में। तो ये जो है ये टी बैग्स के साथ में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी देखिए ये जो पानी मैं अभी करंट बेस में जो पी रहा हूं, बराबर है, ये पानी को ये चाय पेपर के ऊपर जो है फिल्टर पेपर के ऊपर मैं पूरी फोर्सफुली यहां पे इसको चलो इससे ज्यादा मैं यहां पे चाय पानी नहीं भर पाऊंगा, बराबर है ना। सेकंड, अभी ये जो पानी जिसमें से हमने सारा केमिकल निकाल कर बाहर फेंक दिया है, अब ये पानी को मैं ये चाय के ऊपर डाल देता हूं। चलो ये आरओ वाटर और ये अल्कलाइन वाटर, आयनाइज अल्कलाइन, जो मशीन के माध्यम से निकाला गया है। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बराबर। ये इसमें देखिए, इसमें पानी अभी भी मेहनत कर रहा है पेपर के अंदर जाने के लिए, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि पानी अभी मैं जो पी रहा हूं वो पानी ये गेज से ऊपर है, वो इतना या इससे नीचे होता तो तुरंत पेपर के अंदर क्या होता और चाय को बाहर निकला। चाय तो वाटर सोल्यूबल है, वो तो पेपर से ऐसे आने के लिए रेडी बैठा हुआ, बराबर है ना। लेकिन ये इससे मोटा है, इसलिए जो है अभी भी वो पानी वो पेपर के अंदर जाने के लिए मेहनत कर रहा है, बराबर है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो पानी डालते ही जो है उसमें से चाय बाहर आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है? पानी